हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। देखो आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। उस इनिशिएटिव के तहत हमारे इस द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया जो न्यूज में है उससे रिलेटेड मैप को हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया करेंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि प्रीलिम्स जो क्वेश्चन है, स्पेशली यूपीएससी का प्रीलिम्स मतलब आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है और यूपीएससी के जो और एग्जाम्स होते हैं, उनमें धीरे धीरे मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। और देखो प्रीलिम्स को ओनली 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो हम ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें या फिर ओनली द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करें। तो आज के न्यूज़पेपर में जो यमन कंट्री है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यमन कंट्री में जो हैती रिबेल्स जो ईरान कंट्री के द्वारा एक तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, हैती रिबेल्स को, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, इनके बीच में 2015 से सिविल वॉर चल रहा है कि यहाँ पर यमन में जो गवर्नमेंट है वो दोबारा एस्टेब्लिश हो सके। तो ये जो हैती रिबेल्स है उन्होंने यमन के मारिब एक सिटी है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो मारिब जो सिटी है वो न्यूज में है और यमन उसको लेकर के न्यूज में है। तो यमन की सीमा जो बॉर्डर है वो कहाँ कहाँ मिलती है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यमन की बॉर्डर इधर तो देखो ईस्ट में ओमान कंट्री से मिलती है और नॉर्दर्न में सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उससे मिलती है। इसके यमन के यहाँ पर बाब आल मानदेब एक स्टेट है, बाब आल मानदेब। ये जो स्टेट है वो रेड सी को और इधर गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा सना और एडन इसकी इंपॉर्टेंट जो सिटी है। अब हम मारिब को देख लेते हैं कि मारिब कहाँ गिरता है। ये मारिब सिटी है और ये न्यूज में है। देखो ना सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली ये पॉइंट और पूछा जाने लगा आजकल कि कोई भी सिटी जो न्यूज में है उसको पूछ लेंगे कि ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो मारिब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये यमन में गिरता है। ठीक है, इधर सऊदी अरेबिया हो गया, इधर ओमान हो गया, इधर रेड सी, इधर गल्फ ऑफ एडन और ये बाब अल मंदेब स्टेट। ठीक है, तो ये यमन के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट रिजोल्यूशन ऑन सेंट्रल लॉज आर फाइन। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है। जो हमारा राजस्थान स्टेट है वहां का एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है समता आंदोलन समिति। उन्होंने ये बोला कि स्टेट असेंबलीज जैसे राजस्थान, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल, उन्होंने हाल फिलहाल में जो सेंट्रल लॉज मतलब सेंट्रल के जो लिस्ट है और जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल कानून बना सकती है, उनके ऊपर इन असेंबलीज ने कानून बनाया और उनके द्वारा सेंट्रल के द्वारा जो कानून बनाए गए उनको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कानून बनाया उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसे केरला और वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल लॉज जैसे सीएए और न्यू एग्रीकल्चर लॉज, इन सारे रिजोल्यूशन को खत्म करने की कोशिश की और ऐसे यहाँ पर अपने स्टेट में ऐसे रिजोल्यूशन पास किए कि हम इनको नहीं मानेंगे। तो इसी को लेकर के ये हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 7 है उसमें बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स उसमें है, मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं और किसके पास पावर है, किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन रूल बना सकता है, ये उसमें डिस्कस किया गया है। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है इन लिस्ट के बारे में, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। आपके क्वेश्चन आज का ये है कि मान लो कोई एक नया सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कानून अब तक नहीं बना है, तो हमारे इंडिया में उसको किसको पावर दे रखी है कि यूनियन उसके ऊपर कानून बनाएगा या फिर स्टेट उसके ऊपर कानून बनाएगा। यूएसए की बात आपको मैं बता देती हूं कि यूएसए में अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है
मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वहां पर स्टेट के पास पावर होती है यूएसए में। यूएसए उन नए विषय के ऊपर, नए सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। तो हमारे इंडिया में किसके पास पावर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट न्यूज कोरोना से रिलेटेड न्यूज है। 5 स्टेट अकाउंट फॉर 80% ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। इंडिया में 2021 ईयर की अगर हम बात करें तो कोविड 19 के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और कोविड 19 की वजह से जो डेथ है पिछले 24 आवर्स में 154 देखने को मिली है। हमारे इंडिया के जो 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, केरला और पंजाब, इसमें टोटल एक्टिव केसेज का 76.48% इन स्टेट्स में काउंट हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, कि वो फ्री एंड फेयर पोल्स नहीं करवा सकते। तो जब तक ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरीके से बायस्ड रहेगा, उस तब तक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट न्यूज, पंजाब के सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया है, टेरर बिगेस्ट हर्डल टू इंडो पाक रिलेशनशिप। इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसमें टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर जो हमारे रिलेशन है वो नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे हैं। और नॉर्मल होने में एक जो बिगेस्ट हर्डल है वो टेररिज्म है, और इस टेररिज्म को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करता है। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट न्यूज, 6 अप्रैल को कुछ जगह पर 6 अप्रैल को असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और उन्हीं को लेकर के जगह जगह हर स्टेट में अलग अलग जगह पर कुछ सीटों के लिए जो नॉमिनेशंस दर्ज करवाए गए लोगों के द्वारा, तो इन नॉमिनेशंस में 6660 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 986 वीमेन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और 3 ट्रांस पर्सन्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। 2016 से अगर कंपैरिजन करें तो इन्हीं सीट के लिए 6627 सेट्स रिसीव्ड हुए थे, जिसमें से 719 महिलाओं ने और 4 मेंबर ट्रांसजेंडर से, थर्ड जेंडर से आते थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो महिलाओं की जो संख्या है वो इस बार बड़ी है। ठीक है, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का एक सीधा सा उदाहरण है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, हाँ ये देखो, असम राइफल सीजेस 120 बैग्स ऑफ हेयर। देखो जो असम राइफल्स है, उन्होंने हमारी जो म्यांमार बॉर्डर है, मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां पर जहां पर म्यांमार बॉर्डर से हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले 4 स्टेट टच होते हैं। कौन कौन से स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उस स्टेट के उन बॉर्डर के ऊपर असम राइफल्स को 120 बैग्स ऑफ ह्यूमन हेयर मिले हैं, और उनको, उन बैग्स को सीज कर लिया गया है असम राइफल्स के द्वारा। ये जो बैग्स हैं वो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहां पर विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट से वहां से लाए गए थे। अब यहां से ये बैग जाते म्यांमार में, म्यांमार से थाईलैंड में, और फिर थाईलैंड से इलीगली ये कहां जाते? चाइना में। उनको प्रोसेसिंग करके चाइना में भेज दिया जाता। तो देखो इस तरीके से जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं वहां पर बहुत सारी चीजें इलीगली वहां से लाई जाती हैं, और इन कंसाइनमेंट्स को क्या कर लिया जाता है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है उनके द्वारा सीज कर लिया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है असम राइफल्स। देखो जो असम राइफल्स है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मतलब CAPF के अंडर ये आती है। 1835 में इसको बनाया गया था, और उस समय इसका नाम था चाचर लेवी। मिलिशिया थी उस समय, इसको चाचर लेवी के नाम से जाना जाता था। और उस समय इसका मेन काम था असम राइफल्स का, कि जो ब्रिटिश का जो टी एस्टेट है और उनके जो सेटलमेंट है ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल रेड्स को कम कर सके, ट्राइबल उनके ऊपर अटैक ना कर सके, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए असम राइफल्स को बनाया गया था। देखो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, उस एरिया में पीस कीपिंग का काम करता है ये असम राइफल्स। इसके अलावा इस असम राइफल्स ने 1962 में जो सिनो इंडिया वार हुआ उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और इसके अलावा श्रीलंका में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी 1987 में, ऑपरेशन पवन के नाम से उसको जाना जाता है, उसमें भी एक फॉरेन लैंड के ऊपर असम राइफल्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2019 में एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रपोज पास किया
कि इसको आईटीबीपी के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, जो आईटीबीपी है उसको 1962 में बनाया गया था, स्पेशली जो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, काराकोरम पास लद्दाख से जेलेपला पास अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर की जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है आईटीबीपी। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, गवर्नमेंट क्वेश्चंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेथड। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पास किया जाता है, उसके ऊपर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि किस आधार पे आप ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पार्टीज के द्वारा कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है कि जो हमारा इंडिया है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे भी नीचे इंडिया की जो रैंकिंग है वो आ रही है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उन्होंने बोला है कि देखो, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको एक एनुअल रिपोर्ट होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ इन दोनों के द्वारा मिल करके, वर्ल्ड हंगर लाइफ एनजीओ के द्वारा और इसके अलावा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ये पहली बार ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में पब्लिश हुई थी और हर साल अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है। मतलब अब तक लगभग 2020 तक इसके 15 एडिशन आ चुके हैं। इसका जो एम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कि ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल के ऊपर जो हंगर है उसको ट्रैक किया जा सके, उसको मेजरमेंट किया जा सके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 4 इंडिकेटर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें अंडर नरिशमेंट आता है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसी के आधार पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उन्होंने ये बोला है कि जब हमारे इंडिया के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की अगर हम कंपैरिजन करें कंप्रीहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2017-18 से, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जो डाटा आए थे, देखो यहां पर वेस्टेड, स्टंटेड और माल नरिश्ड चिल्ड्रन 2015-16 में ये अलग अलग डाटा है 21, 38.4 एंड 35.7। लेकिन 2017-18 में कंप्रीहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो हुआ उसमें इंप्रूवमेंट हुआ इन सारी चीजों में, किसमें, वेस्टेड में, स्टंटेड में, माल नरिश्ड चिल्ड्रन में 4%, 3.7% एंड 2.3% का इंप्रूवमेंट हुआ। तो यही पूछा जा रहा है कि जब देखो जो कंप्रीहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे इसको 2016 में गवर्नमेंट ने इसको कमीशन किया था और पहली रिपोर्ट 2016-18 में इसको कंडक्ट करवाया गया और बाद में ये यूनिसेफ के साथ में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और यूनिसेफ ने दोनों मिलकर के इस CNNS को कमीशन किया था। इसके जो डाटा है वो 2019 में पब्लिश हुए थे और इसमें ये बोला गया था कि जो हमारे ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो उसमें क्या है, थोड़े ज्यादा बढ़कर के आए हैं, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तुलना में सब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो यही बात बोली गई है कि जब हमारे इंडिया के खुद के डाटा इतने अच्छे आ रहे हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर कैसे बोला जा सकता है कि हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारी जो रैंक है वो लो है। तो इसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने बोला है कि उनसे क्वेश्चन किया गया है उन ऑर्गेनाइजेशन से कि आप बताओ कि आपने किस तरीके से सर्वे किया है। हालांकि अभी उनकी तरफ से जो रिजल्ट है, उनकी तरफ से जो आंसर है वो सामने नहीं आया है कि उन्होंने किस आधार के ऊपर, किस बेसिस पर ये सर्वे किए हैं। नेक्स्ट न्यूज, मोर टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर। देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जनवरी 2020 में 3700 पर्सन आए थे, किसके लिए, घूमने के लिए, और जनवरी 2021 में 19,000 पर्सन आए हैं। ये बोला गया है टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। उन्होंने राज्यसभा में इस बात को रखा जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से हम टूरिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हालांकि 2020 जो ईयर है वो 0 ईयर डिक्लेयर हुआ, लेकिन फिर भी हमने टारगेट फिक्स कर रखा है कि 2024 में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी संख्या डबल हो जाएगी। ये गोल हमने डिसाइड कर रखा है, तो इस गोल को हम क्या नहीं करेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे। अभी भी हम 2024 तक यही टारगेट रखेंगे कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनकी संख्या डबल हो 2024 तक। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री वाला जो रीजन है वो भी आया है। 26 फिल्म की यहाँ पर शूटिंग की गई और
इस एरिया का यूज किया जा रहा है, स्पेशली टूरिज्म में इस एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, नॉट रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट ऑल। वर्धन, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी 2 वैक्सीन है उनकी एफिकेसी के बारे में उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि देखो, जो लोग हैं, अभी हम कुछ क्राइटेरिया, जैसे पहले हमने हेल्थ वर्कर्स को, जो बिल्कुल आगे आकर के जिन्होंने कोविड-19 के दौरान लड़ा, उन पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन दिया। धीरे धीरे एज से 60 प्लस एज वाले और 45 प्लस टू 59 जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि किन लोगों को और ज़्यादा इंक्लूड इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में स्टार्ट किया जा सकता है। उन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी बात बोली कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 0 से 14 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो कोविड-19 की वजह से कम इफेक्ट हुए हैं, ऐसा स्टडीज में सामने आया है। तो उनके बारे में स्पेशल बोला जाएगा कि उनको जो वैक्सीनेशन है वो लगवाने की आवश्यकता है या नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, कोविड में हैव डबल्ड पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, एक डाटा पब्लिश हुए हैं, एक स्टडी हुई है, प्यू रिसर्च स्टडी, उसने ये डाटा डिक्लेयर किए हैं कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना, वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो मिडिल क्लास क्या हो गया है, श्रंक हो गया है। जैसे यहाँ पर देखो डाटा दिखा रखे हैं, अपर मिडिल क्लास पहले 2.2 था, प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शन, और ये पोस्ट पेंडेमिक एस्टिमेट। प्री पेंडेमिक मतलब पेंडेमिक से पहले अपर मिडिल क्लास में 2.2% लोग, हमारे टोटल पॉपुलेशन का इतने लोग आते थे, और अब 1.6% लोग ही आते हैं। हायर इनकम में पहले 0.3%, अब 0.2% लोग ही आते हैं। मिडिल इनकम में पहले 9.9 लोग, अब 6.6 लोग। लो इनकम में पहले 199.7, अब 116.2, और पुअर में पहले 5.9% लोग आते थे, अब 13.4% लोग आते हैं। मतलब कोविड-19 के बाद में हमारे इंडिया में जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन की जो संख्या है वो 2% से ज़्यादा नीचे गिर गई है। इसके अलावा ये बोला गया है कि इस चीज़ से भी आप लगा सकते हो कि मनरेगा में लोगों ने जॉब के लिए, ज़्यादा लोगों ने एक तरीके से अपने अप्लाई किया है। द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर इन इंडिया, मतलब जिनकी इनकम एक दिन में 150 से 200 के लगभग बीच में है, वो पुअर पीपल हैं, और उनकी संख्या कोविड-19 रिसेशन की वजह से 7.5 करोड़ उन लोगों की संख्या हो गई है। ठीक है, मतलब ग्लोबल इंक्रीज इन पॉवर्टी 60% हो गया है, इस रिपोर्ट में बात बोली गई है। और इंडिया में 6 करोड़ से 13.4% लोग पुअर पीपल वाली श्रेणी में आ गए हैं। मनरेगा में लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इससे ये बात क्लियर होती है कि जो पॉवर्टी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, रेलवेज टू एंश्योर वीमेन सेफ्टी। जो रेलवेज है, जो रेलवे में वीमेन से जो मतलब सेक्सुअल असोल्ट, इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं महिलाओं के लिए, उन सारे इश्यूज को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। और जो रेलवेज पुलिस है वो इसको इंश्योर करेगी कि वीमेन सेफ्टी, ट्रेवलिंग के दौरान वीमेन सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, 6 टाइगर मिसिंग इन रणथंबोर में एक इंडिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ ग्रुप जिसका नाम है टाइगर वॉच, उन्होंने ये बोला है कि 6 टाइगर में 4 तो एडल्ट हैं और 2 सब एडल्ट हैं। इनकी पिछले मार्च 2020 से रणथंबोर टाइगर सेंचुरी में जो राजस्थान में है, इसमें इन 6 टाइगर्स की कोई भी इमेज सामने नहीं आई है। देखो, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है आरपी गुप्ता के द्वारा, कि वो इसके हेड हैं, कि इस डिसअपीयरेंस ऑफ द टाइगर जो हुई है इसके बारे में आप अपनी राय रखो। देखो, उन्होंने ये भी बोला है कि जो टाइगर्स हैं वो ऐसा अनयूजुअल होता है कि वो अपने एरिया से बाहर निकल करके, जैसे मथुरा, उत्तर प्रदेश, भरतपुर वाले जो रीजन है, या फिर मध्य प्रदेश में जो दाती वाला रीजन है, उस एरिया तक जाए। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि वो बाहर निकल गए हो और उनकी जो कैमरा ट्रैप इमेजेस नहीं सामने आई हो, तो उनको डिस्कस किया जाएगा। कंसर्न की बात क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं, देहरादून जो
एस्टेब्लिश है, उन्होंने बोला है कि जो टाइगर्स की जो डिसअपीयरेंस है वो मेजर कंसर्न है। तो इसके बारे में पता लगना चाहिए, क्योंकि ये जो रणथंबोर का कुछ जो एरिया है वो पोचिंग वाला एरिया है, तो उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि कहीं उनकी पोचिंग तो नहीं हो गई है। अब इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। 2005 में इसको बनाया गया था, ठीक है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती है। टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के द्वारा पीएम के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और जो इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं उनको मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा इसमें जो टर्म है वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है और इसको 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, फॉरेन पेज से है। WHO ने एक बात बोली है, WHO रिन्यूज बैकिंग फॉर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। WHO ने क्लियर किया है कि देखो जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, अच्छे से रिसर्च किया, जो क्लोटिंग की जो समस्या है वो नहीं होती है, तो सभी देश जिन्होंने बैन कर दिया था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को, उनको दोबारा रिन्यू करने की आवश्यकता है। अब WHO के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को उसको बनाया गया था। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।